हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स फिजिक्स के डिस्कस किए रखे हैं इससे पिछले वीडियोस में। अभी मैंने जो नया टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ द मोशन इन 2 डायमेंशन। इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं। 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर हम सिर्फ अभी दो ही तरीके की मोशंस को स्टडी करेंगे। दैट इज़ वन इज़ अ प्रोजेक्टाइल और है हमारे पास सर्कुलर मोशन। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि कुछ इस तरह की जो पैराबोलिक मोशन होती है, इस तरीके की मोशन जो होती है, जैसे कर्व फॉर्म में होती है, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। सो इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज ओब्लिक विद द इनिशियल वेलोसिटी देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर कुछ इस तरीके के मोशन, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। यानी कि कोई चीज़ अगर हम फेंक रहे हैं, चाहे हम या नीचे से खड़े होकर कोई चीज़ फेंक रहे हैं, तो वो ऊपर जाएगी, ऐसे कर्व फॉर्म में पाथ फॉलो करते हुए नीचे आएगी। या फिर हम किसी ऊपर किसी हाइट से कोई चीज़ फेंक रहे हैं तो उसको हम हॉरिजेंटली फेंक रहे हैं तो ऐसे जाएगी और ऐसे कर्व फॉर्म में होती हुई नीचे आके गिरेगी। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशंस हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशंस में अजम्पशंस क्या क्या हो सकती हैं? ध्यान से देखिए। देयर इज़ नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर। हम ये मान के चलते हैं कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जो भी एयर रेजिस्टेंस है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, उसको हम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? अफेक्ट ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज़ निग्लिजिबल। यानी कि अर्थ की जो कर्वेचर है, जैसे अर्थ हमारा इस शेप में है तो हम उस कर्वेचर को भी इग्नोर कर रहे हैं। हम नहीं देख रहे कि कर्वेचर की वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और दूसरा रोटेशन, ऑब्जेक्ट की रोटेशन की वजह से भी क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हम उसको भी यहाँ पे नोटिस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट पॉइंट। फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ ट्राजेक्टरी ड्यू टू द ग्रेविटी जी इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कि जी की वैल्यू जो है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। करेक्ट। अब नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ द फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द मोशन। अच्छा, ये वाली जो ये हमारे जो हमने अजम्पशंस इसमें देखी थी, जो पॉइंट्स लेके चले थे, ये पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछे जाएं कि करेक्ट है कि नहीं है, या कौन कौन सी अजम्पशन सही है, कौन सी अजम्पशन सही नहीं है। इस तरीके से आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द मोशन। इसमें क्या है हमारे पास? प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल मोशन, आपको पता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, हम दो कंपोनेंट लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल मोशन। जब भी हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो 2 डायरेक्शन में हमारे पास प्रोसीड कर रही है। एक तो हॉरिजॉन्टली भी जा रही है और वर्टिकली भी जा रही है। वो एक्स के अलोंग भी वो प्रोग्रेस कर रही है और वाई के अलोंग भी उसकी कुछ मूवमेंट है। एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अलोंग उसकी कुछ ना कुछ मूवमेंट है, तो वो 2 डायमेंशनल है। तो यानी कि हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों टाइप की मोशंस है उसके अंदर। दीज बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। इसी चीज़ को हम प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन बोलते हैं। अब ये भी इस टाइप से आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन किसको बोलते हैं। उसमें हो सकता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हों आपको, उसमें से करेक्ट वाला पूछा हो, तो आपको पता होना चाहिए करेक्ट क्या है। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द मोशन का मतलब क्या है? इसमें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, वो आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब ये है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए, जो हमने अभी डिस्कस किया था 2 कंपोनेंट्स के बारे में, तो इसमें जो वेलोसिटी होती है उसको हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आता है इसमें वर्टिकल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? मान लिया आपकी वेलोसिटी v है, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा v cos थीटा, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको हम लेके चलेंगे v sin थीटा। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है।
ओके, नेक्स्ट क्या है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट रिमेन सेम थ्रू आउट द फ्लाइट बट द वर्टिकल कंपोनेंट अफेक्ट काउंटलेसली ड्यू टू द ग्रेविटी। यानी कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी कि ये जो यू कॉस थीटा है, हमारे पास ये जो यू कॉस थीटा आएगा, ये क्या है, ये पूरे मोशन के दौरान, ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन आ रही है पूरी की पूरी, इसके दौरान यू कॉस थीटा हर जगह कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा होगा, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, 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 यू कॉस थीटा। तो यहाँ से स्टार्ट होकर जब यहाँ तक गिरेगा, पूरे मोशन के दौरान इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो यू कॉस थीटा ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है, हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि यू साइन थीटा जो है, ये हमारे पास पूरे उसमें चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको ग्रेविटी की वजह से ये यू साइन थीटा अफेक्ट होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है, और जो हमारे पास जो ग्रेविटी है वो भी वर्टिकली आपकी अप्लाई होती है, तो इसलिए ये चीज़ उससे इफेक्ट होगी। नेक्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन एंड वर्टिकल मोशन इज़ अ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड रिटार्डेड मोशन। ओके, अब नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशंस। कितने टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशंस होती हैं? अब हमारे पास 3 टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशंस होती है, ये हम तीनों कहीं ना कहीं स्टडी करेंगे अब आगे। यहाँ पे जो इस तरह की मोशंस हैं कि यहाँ नीचे से खड़े होके तुम कोई बॉल फेंक रहे हो तो ऐसे ऊपर जा रही है, ऊपर से फिर वो नीचे आ रही है, तो इसको हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। एक इस टाइप की हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन आएगी जिसमें हम किसी बिल्डिंग की छत से खड़े होकर कोई बॉल नीचे फेंक रहे हैं, उसको हम हॉरिजॉन्टली उसको फोर्स लगा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, उसके बाद वो फिर धीरे धीरे वर्टिकली आना मूव शुरू करेगी, इस तरीके से ऊपर से नीचे गिरेगी। और तीसरा क्या है, हमारे पास कुछ ऐसा बेंडिंग सरफेस है, तो वहाँ से जब नीचे से फेंक रहे हैं तो इस तरीके से ये कर्व होके आएगी, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, इसको हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ओके, अब डिस्कस करेंगे हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। इसमें क्या आपके पास इन प्रोजेक्टाइल जो हमारे पास हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जो इसमें डिस्कस करेंगे हम इसमें स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। प्रोजेक्टाइल में ये सब टर्म्स आती हैं, तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहेगी, कौन कौन सी कांस्टेंट नहीं रहेगी, हम वो चीज़ देखते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू कॉस थीटा, ये हमने अभी स्टडी किया है, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा कांस्टेंट होगा, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होगी, ये भी हमने अभी ऊपर देखा है, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जी कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द दैट प्रोजेक्टाइल मोशन, तो जी भी कांस्टेंट हो गया आपका, यू भी कांस्टेंट हो गया, ये हमने अभी पीछे पढ़ा है। और क्या है, मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड द मैकेनिकल एनर्जी, ये 3 चीज़ें हमारी कांस्टेंट रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, आपके पास जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इक्वल टू होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। प्रोजेक्टाइल के दौरान काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, लेकिन जब इन दोनों की एडिशन की जाएगी तब एडिशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इन दोनों का एडिशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इंडिविजुअली ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट नहीं होंगी, लेकिन समेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दैट इज़ द मैकेनिकल एनर्जी। तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो कांस्टेंट नहीं होगी, यानी कि टाइम टू टाइम चेंजेस होती रहेंगी, वो है हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि यू साइन थीटा, मोमेंटम एंड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हमारे पास क्या सारी सारी चेंज होती रहेंगी। अब हमारे पास क्या है, जो वेलोसिटी है और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या होगा, जब हम जैसे लाइक इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे वेलोसिटी भी और आपके पास जो हमारे पास वेलोसिटी है वो भी मिनिमम होगी, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास मिनिमम होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे ये दोनों चीज़ें मिनिमम होंगी, और यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे ये दोनों चीज़ें मैक्सिमम होंगी। v इज इक्वल टू
मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी भी इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगी, मैक्सिमम। तो इन लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगी एंड जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पे मिनिमम होगी। कौन सी टर्म्स, वेलोसिटी एंड द काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी के बारे में। यस, अब जैसे ये है आपके पास कि यहाँ से ऑब्जेक्ट फेंका, ये ऐसे मूव किया है इसने, ठीक है। तो यहाँ से जैसे फेंका तो हमने इसको कितनी वेलोसिटी से फेंका, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका है। अब हमने स्टडी किया था कि इसके u के हमारे पास दो कंपोनेंट्स आएंगे, क्योंकि दो डायमेंशनल मोशन है। तो एक आएगा वर्टिकल, एक आएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज़ द u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज़ u sin थीटा। तो ये रहा कोई पॉइंट P। इस पॉइंट P पे हम इसकी इक्वेशन स्टडी करेंगे कि x एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, y एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा। इसको आप देखिए, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन x इक्वल टू क्या होता है, बस u cos थीटा इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। ये रहा हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपस होता है u cos थीटा इंटू टाइम, करेक्ट। अब यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से टाइम निकल जाएगा, t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब आया वर्टिकल डिस्टेंस की बात, तो वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही लर्न करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये वाले फॉर्मूले से आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे, इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें। अब ये कुछ हमारे पास MCQs है जो हम अभी स्टडी करेंगे इन्हीं बेस के ऊपर जो मैंने अभी तक पढ़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्राजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्ट। ट्राजेक्ट्री क्या होता है, ट्राजेक्ट्री होता है वो वाला पाथ जो कि हमारे पास ये जो पाथ है, ये जो फॉलो कर रहे हैं, इस पाथ को हम ट्राजेक्ट्री बोलते हैं। सो द ट्राजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या है, y इज इक्वल टू √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर 2। ये आपके पास y है, y यानी कि आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस है। द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन इज, अब एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन क्या होगा, यानी कि हमारे पास ये वाला थीटा क्या हो गया। इन्होंने तुम्हें ये y दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है कि आपके पास y है, तो मतलब ये डिस्टेंस दे रखा है जो कि हमारे पास ये है, और उन्होंने ये वाला एंगल पूछा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल, आप इसी फॉर्मूले को, ये जो इन्होंने इक्वेशन दे रखी है, आप इसी को उठाएंगे, यहाँ पे लिखा जैसे आपने सॉल्यूशन, तो y इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और आप जानते हैं y की, हमारे पास y का फॉर्मूला क्या होता है, y का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दीजिए, y इज इक्वल टू क्या है, x tan थीटा माइनस 1 अपॉन 2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि ये आपके पास y है, ये भी आपके पास y है, तो इनकी राइट हैंड साइड को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आप इसको और इसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे x इस वाले x के इक्वल होगा, तो ये जो tan थीटा ये किसके इक्वल होगा, ये √3 के इक्वल होगा। तो आपके पास इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आपके पास tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाता है, दैट इज़ √3 आ जाता है। अब वापस tan थीटा √3 आ गया, तो ये कौन से एंगल पे होता है, दैट इज़ ऑन द एंगल 60 डिग्री। यानी कि आपके पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है। द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी प्रोजेक्टेड अलोंग y एक्सिस इज गिवन बाय, यहाँ पे भी आपको y दे रखा है, और जो थीटा है वो भी दे रखा है दैट इज 60 डिग्री, और आपको g दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा है, देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि आपको u पूछ रखा है। अब वो आप कैसे निकालेंगे, सिंपल, आपको फिर से ये वाली जैसे इक्वेशन है, और जैसे आपने ये y वाली ऊपर से उठाई थी, इसको और इसको आप आपस में कंपेयर कर लेंगे, इसको और इसको आप, इनको हम आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है हम इसको लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू आपके पास √3x माइनस 1/2
एक्स स्क्वायर, और हम जानते हैं वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इनको आपस में कंपेयर कर लीजिए। तो इनको अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाता है जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, और वहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। और हमारे पास कॉस थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यू स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 10 अपॉन कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और उसको क्या करेंगे हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू इज इक्वल टू 2√10 आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप cos 60 की वैल्यू डाल दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, u इज इक्वल टू 2√10 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। एक और न्यूमेरिकल है हमारा, अभी आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला है द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 4, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज को हम r से रिप्रेजेंट करते तो r कितना होगा, 16 मीटर, 8 मीटर, 3.2 मीटर, 12.8 मीटर। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास क्या है, हमारे पास हम y की इक्वेशन उठाएंगे, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में उठाएंगे, y इज इक्वल टू इसकी ये वाली फॉर्म उठाएंगे कि x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये भी आपके पास क्या है, y की ही एक फॉर्म आती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये वाली इक्वेशन उठाएंगे, y इज इक्वल टू क्या है आपके पास 16x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 4। अब इस इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से हम ये जो 16x है इसको बाहर कॉमन ले लेंगे, यानी कि हम इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें से 16x लाइक आपने कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन 64 अपॉन 5। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो अब जब हम इसको और इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो यहाँ दे सकते हैं, जहाँ पे r आ रहा है वहाँ पे क्या आ रहा है, 64 अपॉन 5 आ रहा है। तो आपके पास r इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 64 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास पॉइंट्स में आंसर आएगा, दैट इज़ 12.8 मीटर, जो कि करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी। तो ये था गाइस आज का टॉपिक। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ और टॉपिक स्टडी करेंगे इसी तरीके से। पहले हम टॉपिक को स्टडी करेंगे, फिर हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखेंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। और अगर आपको सही में लगता है कि मेरे ये जो मैं काम कर रही हूँ इससे आपको कभी कोई फ़ायदा होगा, इससे आपका टैट क्लियर करने में या फिर कमीशन क्लियर करने में आपका कोई फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। Thank you very much.